विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। प्रकरण 11 बैंक समाधान विवरण में अपना ये वीडियो का दूसरा पार्ट है और इसमें हम अगले वीडियो में प्रश्न किए थे बैंक समाधान विवरण के उधार और जमा की पद्धति से। एक बार रिपीट कर लेते हैं जरा। ये रोकड़ बही यानी कैश बुक और ये पासबुक यानी बैंक। तो रोकड़ बही व्यापारी बनाता है, पासबुक जो है बैंक बनाती है। और यहाँ पर देख लें, अगर आवक होता है तो रोकड़ बही में उधार किया जाता है और बैंक में उसको पासबुक में जमा किया जाता है। अगर जावक या खर्च होता है तो रोकड़ बही में उसको जमा किया जाता है और पासबुक में उधार किया जाता है। और हमें क्या देखना है कि दोनों बहियों में से अगर दोनों में लेखा हो गया हो तो हमको उन व्यवहार को लेखा बैंक समाधान में नहीं करना है, और अगर दोनों का में लेखा नहीं हुआ है तो भी हमको नहीं करना है। लेकिन अगर किसी एक में हुआ है और दूसरे में होना बाकी है तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए वो एंट्री हमको करना है। जैसे मान लो रोकड़ बही में वो उधार हो चुका है, आवक है, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई है तो पासबुक में फिर आवक क्या होना चाहिए, जमा। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है और इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया है तो उसके आधार पर हम आगे सवाल बढ़ा रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 आता, देखिए। गौरांग की पासबुक के अनुसार 31/3/16 के दिन की जमा बाकी 10,000 थी, जो रोकड़ बही के बैंक से भिन्न थी। तो यहाँ पर दोनों बाकियाँ अलग बताई गई हैं। पासबुक और रोकड़ बही को मिलान करने पर निम्न अनुसार माहिती प्राप्त हुई। इस पर से गौरांग का बैंक समाधान विवरण तैयार करें। तो यहाँ पर हम गौरांग का बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पासबुक के अनुसार आपको जमा बाकी दिया है। तो पासबुक के जमा बाकी क्या होता है, बैंक शेष होता है। जैसे मैंने आपको 4 बाकियाँ समझाया था उसके आधार पर। तो देखिए यहाँ पर ये बन गया गौरांग का तारीख 31/3/16 के दिन का बैंक समाधान विवरण। और उसमें देखिए सब यहाँ दर्शाया गया है, क्रम विवरण और उधार जमा। पहला है पासबुक के अनुसार बैंक शेष, जमा बाकी यानी जमा पक्ष में दिखेंगे। तो ये रकम हो गई 10,000, तो इसको हमने जमा पक्ष में 10,000 लिख दिया। उसके बाद देखिए 12,000 का चेक। अब देखिए ये मार्च महीने का हिसाब बना रहे हैं हम। तो 12,000 का चेक 29/3 यानी मार्च महीने में बैंक में भरा गया, जो बैंक ने 1/4/16 को जमा किया। यानी ये चेक जो है मार्च में भरा गया और जमा कब हो रहा है, अप्रैल में। तो हमारा जो बैंक समाधान वो कब का है, मार्च का है। तो इसका मतलब कि मार्च में वह चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो यानी कि चेक भरा गया, आवक है, और आवक जो है उसका लेखा बैंक में नहीं है। तो आवक का लेखा बैंक में क्या होता है, जमा होता है, इसलिए ये व्यवहार जमा किया जाएगा। तो अब इसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम भरने को भेजा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, तो इस तरह से इसको हम जमा करेंगे। और ये रकम है 12,000। एक व्यवहार छूट गया है, हमने ध्यान नहीं दिया इसको। ये देखिए ये पहला व्यवहार है, हमने दूसरा व्यवहार पहले कर दिया है। तो पहला व्यवहार देख लीजिए। 7,000 का चेक काटा, काटा का मतलब लिखा। तो ये अपनी जावक है, चेक हम लिख के देंगे किसी को तो जावक होगी। तो 7,000 का चेक काटा और रोकड़ बही में लिखा, परंतु लेनदार को नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर जावक है और रोकड़ बही में एंट्री हो गई है, लेनदार को देंगे तो बैंक में ले जाएगा, यानी बैंक में एंट्री होना बाकी है। तो बैंक में एंट्री होना बाकी है, तो बैंक में अगर जावक है तो क्या किया जाता है, उधार। तो इसको हम उधार करेंगे। तो यहाँ पर चेक की रकम है 7,000, तो 7,000 रुपये यहाँ पर आपको उधार कर देना है। तो ये व्यवहार नंबर 1। और व्यवहार नंबर 2 में तो भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, उसको हमने जमा कर दिया। अब तीसरा व्यवहार देखिए। 6,000 का चेक 6,000 बैंक ने बीमा प्रीमियम के चुकाए हैं, जिसकी खबर गौरांग को 1/4 को हुई। 1/4 यानी अप्रैल में हुई। तो जब अप्रैल में हुई तो उसको मार्च में तो खबर नहीं है, तो मैंने मार्च में रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ है, इसका लेखा बैंक में हुआ है। तो पासबुक में बीमा प्रीमियम खर्च है तो उधार हुआ होगा, तो फिर रोकड़ बही में क्या होना चाहिए, इसको जमा होना चाहिए। तो इसको हम रोकड़ बही में जमा कर देंगे उसके अनुसार। तो देखिए बीमा प्रीमियम का लेखा रोकड़ बही में नहीं है और ये देखिए जमा कर दिए 6,000। अगला व्यवहार है, एक ग्राहक ने 5,000 सीधे बैंक में भर दिए, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है आपको, बैंक में भर दिया, आवक हुई है तो बैंक ने जमा कर लिया। रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं हुआ है तो रोकड़ बही में होना बाकी है लेखा, तो रोकड़ बही में आवक क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो ये एंट्री आपको उधार करना है, तो इसको हम उधार करेंगे।
ग्राहक द्वारा बैंक में सीधा जमा कराया चेक 5,000। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विवरण आपको जो है संक्षिप्त बना करके आपको उसके अनुसार लिख देना है जैसा व्यवहार दिया गया हो। फिर उसके बाद देखिए अगला व्यवहार यहाँ दिया है, बैंक ने ब्याज का 200 पासबुक में जमा किया है जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं। अब देखिए बैंक ने क्या किया है, जमा, तो उसका उल्टा हमने बताया था, उल्टा करना है आपको, क्या हो जाएगा, वो उधार हो जाएगा। और नियम से देखिए, बैंक ब्याज आवक है, तो आवक बैंक जमा करती है तो बैंक में हो गया है, तो रोकड़ बही में क्या कर देंगे, उसको हम उधार कर देंगे, तो ये रोकड़ बही में उसको उधार कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं लिखा, और यहाँ हमने रकम कितना लिख दिया, 200। फिर अगला व्यवहार यहाँ देखिए, 6,700 का चेक बैंक में भरा था जो अप्रतिष्ठित हुआ, उसकी माहिती 1/4/16 को मिली। हमारा बैंक समाधान मार्च महीने का है और जानकारी मिल रही है अप्रैल महीने में, तो मार्च महीने में हमको जानकारी नहीं मिली है। और ये देखिए भरा चेक, तो भरा गया चेक आवक है, जब अप्रतिष्ठित हो गया तो जावक हो गया, उल्टा हो गया, तो बैंक उसे उधार कर देती है। और जब हम रोकड़ बही में उसकी एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा हमेशा। तो अप्रतिष्ठित चेक जो है जमा हो जाएगा। तो जमा पक्ष में यहाँ दर्शाएंगे, तो देखिए बैंक में भरा चेक अप्रतिष्ठित या अस्वीकृत हुआ और जमा कर देंगे रोकड़ बही के अनुसार 6,700। फिर आता है 18,000 का चेक जारी किए गए परंतु उसमें से केवल 6,000 का चेक 31/3/16 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए। अब जारी किए गए, लिखे गए, तो ये जावक है, 18,000 का जावक हुआ है, तो उसमें से 6,000 का चेक देखिए मार्च महीने में बैंक में पहुंच गया है, तो इसकी 6,000 की तक की एंट्री हो गई है, और बाकी के चेक अभी बैंक में पहुंचे नहीं है, प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो उनकी एंट्री बैंक में होना बाकी है। तो जावक बैंक में क्या करते हैं, हम उधार करते हैं। तो 18,000 में 6,000 तो हो गया है, बचा कितना, तो जो रकम बचेगी वो रकम वो भी होना बाकी है, तो 12,000 अभी बाकी है, तो 12,000 क्या कर देंगे, उधार। तो यहाँ पर हम विवरण बनाएंगे कि लिखा परंतु भुगतान नहीं हुआ चेक, और उधार कर देंगे इसको 12,000 पासबुक के अनुसार। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, 32,000 का चेक बैंक में भरे जिनमें से 7,000 का चेक बैंक में 31/3 तक जमा हुआ। अब देखिए बैंक में भरा गया तो रोकड़ बही में एंट्री हो गई है, अब रोकड़ बही में आवक के रूप में उसको उधार कर दिया हमने, तो बैंक को जमा करना चाहिए, तो बैंक ने जो है 7,000 का चेक मार्च में जमा कर दिया है, बाकी का चेक अभी जमा होना बाकी है, तो बाकी कितना बचा, तो 32,000 में हम 7,000 निकाल देंगे, तो बचेगा 25,000, तो 25,000 अभी जमा नहीं हुआ है, तो पासबुक में आवक के रूप में जमा करेंगे 25,000। और यहाँ विवरण बनाएंगे, बैंक में भरा चेक जमा नहीं हुआ और रकम हो जाएगी 25,000। उसके बाद अगला व्यवहार है, 1,800 का एक चेक बैंक में भरा, उसका लेखा रोकड़ बही में करना रह गया। अब बैंक में भरा यानी आवक है, तो बैंक जमा कर लेगी, तो उसका लेखा रोकड़ बही में हम क्या करेंगे, इसको उधार करेंगे, आवक है इसलिए, तो रोकड़ बही में इसका के अनुसार इसको हम उधार कर लेंगे। तो रोकड़ बही में इसको लिखेंगे, बैंक में भरा रोकड़ बही में नहीं लिखा चेक, और रकम कितनी हो गई इसकी, 1,800, ये इसको हमने उधार कर दिया। अगला व्यवहार है, बैंक ने पासबुक में बैंक चार्ज 20 उधार किया है, उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है। अब देखिए बैंक ने उधार किया है तो इसका उल्टा हम जमा कर लेंगे, और ऐसे भी बैंक चार्ज क्या है, खर्च है, और खर्च का लेखा रोकड़ बही में क्या होता है, जमा, तो जमा करेंगे 20 रुपया। तो यहाँ पर बैंक चार्ज का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो जमा पक्ष में कितना रुपया लिख देंगे, 20 रोकड़ बही के आधार पर। अब इसका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कि जमा पक्ष का योग ज़्यादा है, 10,000, 12,000, 6,000, 6,700, 25,000 और 20, इनको जोड़ेंगे 59,720, 59,720, इसको लाएंगे उधार पक्ष में 59,720, और इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, 7,000, 5,000, 200, 12,000 और 1,800 घटाएंगे तो 33,720, 33,720, ये डिफरेंस बचा। देखिए अब सवाल शुरू कैसे हुआ था, पासबुक से, तो उत्तर कैसे आएगा, रोकड़ बही से, तो रोकड़ बही के अनुसार उधार पक्ष है, तो रोकड़ बही के अनुसार उधार यानी क्या होता है, बैंक शेष, तो हम लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 33,720। यह हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 में देखिए, आदित्य की रोकड़ बही 31/10/15, देखिए 10 यानी अक्टूबर महीना, तो 31/10/15 के दिन 9,000 बैंक शेष दर्शाती है, जो पासबुक के अनुसार बैंक बाकी से मिलती नहीं है, और निम्नलिखित माहिती पर से उसका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। अब यहाँ पर इसको तैयार करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष है, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष हमेशा उधार होता है, तो पहली एंट्री हम उधार करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आदित्य की जो है बैंक समाधान विवरण 31/10 अक्टूबर महीने का, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और रकम हमने इसको उधार कर दिया। फिर अगला व्यवहार है, 51,000 का चेक बैंक में भरे थे, जिनमें 41,000 का चेक 31/10/15 तक बैंक में जमा हुआ। अब देखिए अक्टूबर महीने का बना रहे हैं, तो अक्टूबर महीने तक 41,000 का चेक जमा हो गया है, क्योंकि आवक है तो बैंक जमा कर लेगी, और बाकी का भी जमा नहीं हुआ है, यानी बाकी की एंट्री बैंक में करना बाकी है पासबुक में, तो उसके अनुसार बाकी की एंट्री कितनी जमा होना बाकी है, तो डिफरेंस कितना देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस है 10,000, तो 10,000 अभी और जमा होना बाकी है, तो इसकी एंट्री कर देंगे। भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक जमा करेंगे आवक के रूप में, पासबुक के अनुसार 10,000 जमा हो गए। उसके बाद अगला व्यवहार, रुपया 2,300 का चेक काटा यानी लिखा, तो अपनी जावक हो रही है, और रोकड़ बही में लिखा, तो रोकड़ बही में इसको हमने जमा कर दिया होगा, परंतु लेनदार को देना रह गया। अब लेनदार को देना रह गया तो बैंक में चेक नहीं पहुंचा, यानी पासबुक में एंट्री होना बाकी है, और पासबुक में जावक क्या करते हैं, हम उधार करते हैं, तो एंट्री उधार हो जाएगी 2,300। तो लिखा चेक लेनदारों को देना रह गया, उधार पक्ष में 2,300। अब आप देख रहे हैं कि सारे व्यवहार जो अपने पढ़ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले थे वही व्यवहार फिर से रिपीट हो रहे हैं, ऐसे आपको बार बार व्यवहार वही रिपीट होते रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस भी रहेंगे। देखिए, बैंक ने ईसीएस से बीमा प्रीमियम 1,700 चुकाए, खर्च है, तो बैंक ने उधार किया होगा, तो उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है, तो रोकड़ बही में खर्च क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे, तो जमा हो जाएगा 1,700 रुपया। विवरण देखिए, बैंक ने चुकाया बीमा प्रीमियम, रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो इसको हम जमा कर दिए 1,700, यहाँ पे 1,700 जमा हो गया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार आता है चौथे व्यवहार में देखिए, एक ग्राहक ने आदित्य के बैंक खाते में 3,200 सीधे जमा करा दिए, तो बैंक ने जमा कर लिया उसको आवक के रूप में, और उसकी जानकारी आदित्य को 11वें महीने में यानी नवंबर में हुई, अक्टूबर में नहीं हुई, तो यानी अक्टूबर में रोकड़ बही में लेखा होना बाकी है, तो अक्टूबर में जब रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ है तो रोकड़ बही में लेखा करेंगे, और आवक है तो क्या करेंगे, इसको उधार। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा कि ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा कराया रकम या चेक, और ये रकम इसको हम उधार कर लेंगे, रकम है 3,200, रोकड़ बही के अनुसार आवक के रूप में उधार, तो 3,200। फिर उसके बाद अगला व्यवहार है, बैंक ने लिखे बैंक चार्ज या बैंक खर्च 70 रोकड़ बही में भूल से 2 बार लिख दिए। अब देखिए बैंक खर्च है, तो रोकड़ बही में खर्च कहाँ करते हैं, जमा, तो इसको हमने जमा पक्ष में 2 बार लिख दिया, 70 ऐसा 2 बार लिख दिया, यानी 140 कर दिया हमने। तो अब क्या करेंगे हम, तो ये जो भूल हुई है उसको हम जो है जमा किया, तो एक बार उसको उधार कर देंगे, तो जमा में 140 लिखा है, उधार में इसको 70 लिख देंगे, तो फिर 140 जमा है, 70 उधार हो गया, तो जमा साइड में कितना बचेगा, 70 अपने आप बैलेंस आ जाएगा। तो इसलिए जो भूल हुई है 2 बार की, तो उसको हम एक बार उधार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंक चार्ज का लेखा रोकड़ बही में 2 बार हुआ, तो 2 बार जमा हुआ, तो हमने एक बार क्या कर दिया, उधार कर दिया। तो अब यहाँ पर उसने 140 लिखा है ऑलरेडी, 70 हमने लिख दिया, तो 70 रुपया अपने आप बैलेंस यहाँ पर आ गया। फिर अगला व्यवहार है, इसके बाद है 6,750 का चेक अक्टूबर महीने में बैंक में भरा, वह अप्रतिष्ठित हुआ, उसकी जानकारी आदित्य को 11 यानी नवंबर महीने में हुई, तो यानी कि बैंक में तो एंट्री हो गई है, रोकड़ बही में भी होना बाकी है, तो ये अप्रतिष्ठित यानी क्या हुआ, खर्च हुआ, जावक हो गया, तो बैंक ने उसको उधार कर दिया होगा, तो फिर रोकड़ बही में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा 6,750। तो यहाँ पर अस्वीकृत चेक का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, 6,750। देखिए सारे व्यवहार आपने ऊपर सीखे और वही फिर से रिपीट हो रहे हैं सब, खाली आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको बार बार वही चीज़ रिपीट करना है। आगे 4,780 के चेक लिखे, जिसमें 1,770 के चेक 2/11/15 को प्रस्तुत हुए। अब देखिए 4780 के चेक लिखे यानी जावक हुआ, तो रोकड़ बही में इसको हमने जमा कर दिया है। अब बैंक में
1770 का चेक नवंबर में प्रस्तुत हुआ, तो यानी जो 1770 का चेक है ये अक्टूबर महीने में इसका लेखा नहीं हुआ है। तो अभी अक्टूबर में नहीं हुआ तो ये इसका यहाँ बाकी है करने मतलब ये, तो ये प्रस्तुत नहीं हुआ 1770, यानी बैंक में इसको उधार होना भी बाकी है, तो उधार कर देंगे 1770। तो यहाँ पर लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक 1770। तो इस तरह से ये नवंबर महीने का, अगर ऐसा होता कि 1770 चेक अक्टूबर में प्रस्तुत हो गया, 10वें महीने में प्रस्तुत हो गया, तो फिर घटा करके हम बाकी का रकम जो है उसको अप्रस्तुत बताते। और यहाँ इसने स्पष्ट दे दिया कि 11वें महीने में गया, यानी 10वें महीने में अप्रस्तुत था। 1320 का चेक बैंक में भरा परंतु उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया। यह चेक 31/10/2015 तक बैंक द्वारा वसूल नहीं किया गया। तो आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर कि पहले तो ये देखिए कि 1320 का चेक बैंक में भरा, आवक हुई तो रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं हुआ है, और अक्टूबर महीने में यह चेक बैंक में वसूल भी नहीं हुआ है, तो यानी इसका लेखा बैंक में भी होना बाकी है। तो ना तो इसका लेखा रोकड़ बही में है और ना तो इसका लेखा पासबुक में है, दोनों पुस्तक में इसका लेखा नहीं हुआ। तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों बही में लेखा बाकी हो तो आपको लेखा नहीं करने का, और दोनों बही में लेखा हो गया हो तो भी आपको लेखा नहीं करने का। तो खाली आप लिख देंगे कि इस व्यवहार का लेखा नहीं होगा, और यहाँ आप चाहें तो डैश कर सकते हैं इसके अंदर अमाउंट में। फिर उसके बाद अगले व्यवहार में देखिए, अगला व्यवहार में दिया है इसके बाद, बैंक ने पासबुक में 130 ब्याज जमा किया है और बैंक खर्च 60 उधार किया है, उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है। तो बैंक जो करे उसका उल्टा करेंगे हम। तो ये देखो 130 जमा है, उधार हो जाएगा, 60 रुपया उधार है, जमा हो जाएगा, उल्टा कर देना है खाली। तो पहले तो 130 हम क्या कर देंगे, उधार। तो यहाँ पर देखिए बैंक ब्याज रोकड़ बही में नहीं है, तो ये देखो उधार कर दिया, और जो उधार उसको जमा कर देंगे। तो 60 रुपया बैंक खर्च है, तो बैंक खर्च 60 रुपया इसको जमा कर दिए। खाली आपको ऐसा दिया तो आपको सीधा खाली उसकी विपरीत असर बता देना है बस। फिर आगे है रोकड़ बही का आय पक्ष का योग भूल से 900 अधिक लगाया है। आपको चर्चा किया था मैं अगले वीडियो में कि योग अधिक है तो आपको विपरीत असर बताना है, और कम है तो उसी पक्ष में से बताना है। तो यहाँ अधिक है, कौन से पक्ष का, आय। आय यानी क्या होता है, उधार। तो उधार का अधिक है तो क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 900 रुपया जमा हो जाएगा। तो रोकड़ बही का आय पक्ष का योग अधिक है, ये देखिए उधार के बदले क्या कर दिया, जमा। फिर 1200 की लेनी हुंडी बैंक में भुनाई थी जो अक्टूबर महीने में अप्रतिष्ठित हुई। बैंक ने नोटिंग चार्ज 20 रुपया, यानी इसको अस्वीकृत होने का खर्च 20 रुपया पासबुक में उधार किया है, परंतु अप्रतिष्ठित हुंडी का लेखा 31 तक रोकड़ बही में नहीं हुआ, अक्टूबर महीने तक लेखा नहीं हुआ है, यानी इसका लेखा रोकड़ बही में करना बाकी है। बैंक ने उधार कर दिया है, तो बैंक ने 1200 और ये 20, तो कुल मिला कितना हुआ, 1220 रुपया बैंक ने उधार किया है। तो हम क्या कर देंगे, इसको जमा कर देंगे। तो ये देखिए अस्वीकृत हुंडी और जमा पक्ष में 1220। फिर उसके बाद आगे है व्यवहार 12 नंबर का व्यवहार देखिए इसके बाद यहाँ पर। तो इसमें 1 मास बाद पकने वाली 700 की देनी हुंडी बैंक द्वारा रुपया 30 के रिबेट से, रिबेट यानी माइनस, रिबेट से 30/10/15 के दिन चुकाई, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं, चुकाया यानी जावक हुआ, और जावक रोकड़ बही में क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो जमा कर देंगे, रिबेट माइनस कर देंगे, तो 700 - 30 कितना बचा, 670। तो ये देखिए जमा कर देंगे यहाँ पर 670, ये जमा हो गया। और इस तरह से कंप्लीट एंट्री हो गई। अब इसका टोटल देखेंगे इसमें, तो आप इसमें देखेंगे कि इसका टोटल जो है जमा पक्ष में ज़्यादा है, इसके 10,000 है, 1700, 6750, 60 रुपया, 900, 1220, और इधर हो रहा है 670। इनको जोड़ेंगे 21,300 हो रहा है, 21,300, और वही योग हम लाके उधार में रख देंगे 21,300, और उसमें से माइनस करेंगे 9,000 है, और उसके बाद है 2300, 3200, 70 है, फिर 1770 है, 130 है, और इनको माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा, अंतर पूरा कम आएगी 4,830, 4,830 ये डिफरेंस आया। देखिए तो ये सवाल हमने कैसे शुरू किया था, तो आप देखिए ये सवाल शुरू हुआ रोकड़ बही से, तो पूरा कैसे होगा, पासबुक से,
तो यहाँ पासबुक के अनुसार उधार पक्ष में आ रहा है, तो पासबुक के अनुसार उधार यानी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया पासबुक के अनुसार बैंक ओडी 4,830। अगर ये जमा साइड आता तो फिर ये बैंक शेष हो जाता, पासबुक के अनुसार बैंक शेष, तो ये पासबुक के अनुसार बैंक ओडी हो गया। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मातृ पर से प्रियल का 2015 दिसंबर, देखिए महीना खास ध्यान रखने का, दिसंबर महीने का बैंक समाधान विवरण तैयार करिए। तो ये आपको माहिती दिया है। पहला देखिए, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट 31/12/15, आपने दिसंबर महीने का बना रहे हैं, 31/12/15 को 710 रुपया। और दूसरा देखिए वही दिया है कि पासबुक के अनुसार, यहाँ दिया है पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट 1/12/15 261 रुपया। तो अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर तारीख देखिए, जिस महीने का आप बना रहे हैं उस महीने की अंतिम डेट होनी चाहिए बाकी। तो ये प्रारंभिक डेट की बाकी है, यानी ये 1/12 की बाकी है, तो ये नवंबर की है, दिसंबर की नहीं है। लेकिन ये जो 31/12 की है दिसंबर की बाकी मानी जाएगी। तो आपको हमेशा अंतिम तारीख देखने का है। तो अंतिम तारीख की बाकी कौन सी लेंगे हम? 710। और हमें ये शुरुआत की बाकी को हम ध्यान में नहीं लेंगे, वो खास ध्यान रखना है आपको। तो ये 710 रुपये आपको ध्यान में लेना है। अब ये क्या है? रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट। अब रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जमा होता है। तो जमा पक्ष में लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए प्रियल का 31/12/15 का बैंक समाधान विवरण, और जमा पक्ष में 710, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट 710, पहली एंट्री हो गई। फिर उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे, अब ये थोड़ा समझिए, इसमें बहुत इजी है ये। यहाँ देखिए बैंक में भरे चेक और उनकी पासबुक में जमा करने की जानकारी निम्न अनुसार है। अब हम बना रहे हैं दिसंबर महीने का, तो दिसंबर महीने में हमको जमा की तारीख देखना है खाली बस। जो चेक दिसंबर महीने में जमा हो गए उनका लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जमा हो चुके हैं। और जो चेक दिसंबर के बाद जमा हुए हैं वो जमा नहीं हुए हैं, और हम जमा नहीं होते, जमा कर देंगे, पासबुक के अनुसार जमा करना पड़ेगा। तो देखिए ये 12वें महीने में जमा हो गया, इसको ध्यान में नहीं लेंगे। ये भी देखिए 12वें महीने में जमा हो गया। अब ये देखिए जनवरी में जमा हुआ, यानी ये दिसंबर में जमा नहीं हुआ। ये भी देखिए दिसंबर में जमा नहीं हुआ। ये दो चेक हैं, ये दिसंबर में जमा नहीं हुए। तो इसका विवरण बनाएंगे हम, भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक। जैसे आप बार बार बना रहे हैं पीछे, उसी तरह से भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, ये दो चेक, तो दोनों की अमाउंट कितनी है? 4600 है और 1500 है। तो ये इसको हम जमा कर देंगे, क्योंकि भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक। तो देखिए 4600 और 1500 दोनों मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर? दोनों मिला के 6100 जमा। तो भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, ये जमा कर दिया। फिर उसके बाद देखिए अगला व्यवहार है, लिखे बैंक में प्रस्तुत हुए चेक की जानकारी। हम क्या करते हैं, जो चेक प्रस्तुत नहीं हुआ था उसको हम उधार कर देते हैं। तो दिसंबर में जो प्रस्तुत हो गया है वो प्रस्तुत माना जाएगा, बाकी का अप्रस्तुत। देखिए दिसंबर में प्रस्तुत हो गया तो इसको ध्यान में नहीं लेंगे। ये देखिए जनवरी में प्रस्तुत हुआ तो ये ध्यान में लेंगे, प्रस्तुत होने की तारीख। फिर दिसंबर में हो गया, नहीं लेंगे ध्यान में। ये देखिए जनवरी में हुआ है तो दो हुए, एक 16 का और ये 2/16 का। ये दो चेक जो है बैंक में अप्रस्तुत हुए, और अप्रस्तुत चेक हम क्या करते हैं? उधार करते हैं। 9300 है और 1300। तो ये देखिए लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक 9300 और 1300, और दोनों को जोड़ देंगे तो रहा 10,600। तो इसको हम क्या करते हैं? हमेशा उधार। 10,600 उधार हो गया। फिर उसके बाद अगला व्यवहार, बैंक ने पासबुक में जमा किया ब्याज 400 रुपया रोकड़ बही में भूल से व्यय पक्ष में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर बैंक ने जमा किया तो रोकड़ बही में क्या होना चाहिए? इसको उधार। तो रोकड़ बही में इसको हम उधार नहीं किए, बल्कि हम रोकड़ बही में क्या कर दिए? इसको हम व्यय यानी जमा कर दिए। तो आपको हमने समझाया था कि जब गलत पक्ष में लेखा हो जाए तो सही पक्ष में आपको दुगनी रकम से लेखा करना पड़ेगा। तो दुगनी रकम कितनी हो गई? 400 का दुगना कितना हो जाएगा? 800 रुपया। तो सही पक्ष कौन सा इसका है? बैंक में जमा है, तो रोकड़ बही में क्या होगा? उधार। उधार पक्ष में 800 रुपया। तो ये देखिए बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही के व्यय पक्ष में हुआ भूल से, तो ये हमने कितना कर दिया यहाँ पर? 800। अब आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो कि भूल, पहली लेखा क्या हुआ है? व्यय यानी जमा हो गया है, तो यहाँ हमने 400 कर दिया है पहले से, तो उसको हमने सुधारा, तो हमने कितना कर दिया? 800। तो अब 400 में और 800 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 400 रुपया अपने आप उधार हो जाएगा, इसलिए उसको डबल रकम से हमने उधार कर दिया। फिर प्रियल की ओर से बैंक डिविडेंड 360 वसूल किया बैंक ने, उसका लेखा रोकड़ बही में करना बाकी है।
अब यहाँ पे देखिए बैंक ने वसूल किया डिविडेंड तो आवक हुई, आवक का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ तो उधार कर देंगे आवक का लेखा, तो 360 रुपया उधार हो जाएगा। तो डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, 360 रुपये। फिर व्यवहार है ओवरड्राफ्ट का ब्याज 120 बैंक ने पासबुक में लिखा है, परंतु इस व्यवहार का लेखा रोकड़ बही में नहीं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज है, देखिए खर्च है तो ये जमा होना चाहिए रोकड़ बही में, तो रोकड़ बही में इसको जमा कर देंगे 120 रुपया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, 120 रुपया जमा हो गया। और उसके बाद अगला व्यवहार अब इसमें आता है, यहाँ पर देखिए चेक द्वारा किए विक्रय 2300 का बैंक ने प्रियल के निजी खाते में लिखा है। तो यहाँ पर 2300 रुपया है, तो चेक द्वारा विक्रय हुआ है और उसके निजी खाते में लिखा है कितना रुपया, यहाँ पर 2300 रुपया। तो यहाँ पर ये एंट्री 7वें नंबर में हम यहाँ लिखेंगे, चेक द्वारा बिक्री का लेखा बैंक ने प्रियल के निजी खाते में किया है। तो यानी बैंक में आवक हुई है, आवक जमा होना चाहिए, तो बैंक में आवक लिखी गई नहीं है, तो प्रियल खाते में दिया है। तो जब वो आवक हम बैंक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। तो जमा पक्ष में यहाँ पर हम दर्शा देंगे, यहाँ पर रकम 2300, यानी प्रियल खाते में जो लिखा हुआ है वो तो हम सुधार करके बदले में क्या कर देंगे, उसको बैंक में आवक, यानी कुल मिलाकर के बैंक में लेखा करना बाकी है, इतना आपको ध्यान में है। तो बैंक में आवक क्या करते हैं, जमा, तो उसको हमने जमा कर दिया। प्रियल की विनती से बैंक ने उधार किए बैंक चार्ज 380 छोड़ दिया, उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया है। अब 380 बैंक ने बैंक चार्ज ले लिया था, लेकिन जब इसने रिक्वेस्ट किया तो बैंक ने छोड़ दिया। तो बैंक ने जब छोड़ दिया तो यानी उसका जो खर्च था वो कम हो गया, तो एक तरह से आवक हुआ उसके लिए, तो उसका हम रोकड़ बही में क्या करेंगे, उधार कर देंगे इसको आवक के रूप में। तो यहाँ पर रोकड़ बही में उधार कर देंगे। यहाँ बैंक ने छोड़ दिया बैंक चार्ज, रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो ये लिख दिया यहाँ पर 380 रुपया आवक के रूप में, इसकी एंट्री बता दिया हमने। फिर आता है लिखे चेक हस्ताक्षर करना भूल गए, जिससे बैंक ने 2000 का चेक वापस कर दिया। अब यहाँ पर अब जैसे जब कहते हैं कि अपने लिखकर चेक दिए और बैंक प्रस्तुत नहीं हुआ तो उधार करते हैं, तो वैसे यहाँ भी देखिए 33,75,000, 33,75,000, 33,75,000 ये हमने पहली एंट्री कर दिया। अब दूसरी एंट्री में यहाँ भी वापस करना है तो बैंक खाते जमा करना पड़ेगा, इसके पहले सवाल जैसा है। तो आवेदन खाता उधार तो वही रहेगा 33,75,000, और शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते तो हमने गणना कर लिया है। वापस कितना करना है, तो वापस करना 3,75,000, तो बचेगा कितना 30 लाख, तो 30 लाख शेयर पूंजी हो जाएगा। तो यहाँ पर शेयर पूंजी खाते का 30 लाख और बैंक खाते का जो वापस करना है 3,75,000, 3,75,000। आप देख रहे हैं कि जब हमने गणना कर लिया तो हमको हमारा सवाल जो है वो इजी हो गया, खाली रकम देख के हमको खाली उतारते जाना है। इसलिए गणना आप पहले कर देते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं करते तो आप राइट एंट्री करिए। अब देखिए आगे आवेदन क्लियर हो गया। अब आवंटन देखिए, आवंटन में है इक्विटी शेयर आवंटन खाता द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ पर आवंटन हमने यहाँ निकाला हुआ है 30 लाख रुपया, देखिए यहाँ पर 30 लाख, तो आवंटन की रकम यहाँ लिख देंगे 30 लाख। आवंटन 30 लाख, और आवंटन में आपको यहाँ पर दिया गया कि पूरी रकम प्राप्त हो गई है, तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते का पूरी रकम मिल गई, तो वही रकम बता देंगे 30 लाख, 30 लाख। फिर प्रथम मांग के लिए 8 एंट्री हो रही है इसके अंदर, प्रथम और अंतिम मांग की मिला के 4 एंट्री और बाकी है। तो शेयर प्रथम मांग खाते द्वारा शेयर पूंजी खाते का, तो प्रथम मांग की हमने गणना किया, देखिए प्रथम मांग की गणना हमने किया है कितने 24 लाख, उसमें से अप्राप्त कितना हो जाएगा 1920 अप्राप्त हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 23,98,080। तो पहले तो उसकी लेना हुआ तो उसकी एंट्री करेंगे पूरी रकम से, तो यानी कितना बताएंगे 24 लाख, 24 लाख ये प्रथम मांग लेना हुआ। अब जब प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री करेंगे। तो प्राप्ति के लिए बैंक खाता उधार जैसे हमने गणना में दर्शाया है, तो बैंक खाता उधार करेंगे 23,98,080, 23,98,080
80, तो ये रकम हो जाएगी। और 19-20 अप्राप्त हो रहा है, तो अप्राप्त मांग खाते 19-20 और मूल अमाउंट है 24 लाख। अब प्रथम मांग खाते का 24 लाख, ये एंट्री हो गई। अब आता है अंतिम मांग। तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, तो मैंने अंतिम मांग पीछे करना अपने बताए हैं वहाँ पर, तो 36 लाख हो रहा है, तो ये रकम लिख देते हैं यहाँ पर 36 लाख। 36 लाख ये हो गया। और 8वीं एंट्री में तो प्राप्ति बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है दोनों का, ऐश्वर्या का और विनय का मिला करके दोनों 2160 शेयर नहीं मिलते हैं। तो बैंक खाता उधारी हमने जो गणना किया उसके आधार पर यहाँ देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये यहाँ पर 36 लाख जो है अपनी अंतिम मांग है, उसमें से अप्राप्त हो रहा है कितना, 6480 अप्राप्त होगा, तो मिलेगा कितना, 35,93,520 मिलेगा। इसकी एंट्री यहाँ दर्शा देंगे, बैंक खाते उधार 35,93,520, 35,93,520 और अप्राप्त मांग इसमें जो बताएंगे 6,480, 6,480 और अंतिम मांग खाते जमा कर देंगे पूरी रकम 36 लाख, 36 लाख। और उसके बाद अब यहाँ पर बैंक उसमें बताया गया है कि लास्ट में दोनों ने मिलकर अप्राप्त मांग की रकम भर दिया, तो बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते का, तो देखिए एक तो ये बाकी है 6480 और एक ये बाकी 1920, तो ये देखिए 1920 और 6480 दोनों जोड़ देंगे तो 8,400 हुआ। तो 8,400 रुपये लास्ट में बैंक खाता उधार प्राप्त हो जाता है और अप्राप्त मांग खाते का 8,400। ये कंप्लीट हो गया। और इसका टोटल कर लेंगे, इसका कुल योग आ रहा है 2,47,58,400। यहाँ पर 2,47,58,400 इसका भी वही होगा 2,47,58,400। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें आपको 8 एंट्री तो आपकी हो गई, प्रथम मांग की 2 और आवेदन की 2 और आवंटन की 2 और अंतिम मांग की 2, इस तरह से 8 एंट्री हो गई। और एक एंट्री जो अप्राप्त मांग थी वो लास्ट में प्राप्त हो गई, तो एक एंट्री उसकी हो गई। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5, 6 और 7, ये 3 प्रश्न आपको मैंने इसके अंदर बताया। अब आपको अगले वीडियो जब हम बनाएंगे, अगला सवाल करेंगे, तो वहाँ तक आपको ये एंट्री आपको अब याद होनी चाहिए, आपके जबान पे होनी चाहिए, जो हमने सिखाया आपको। आप एक बार रिपीट करेंगे। आवेदन हो तो बैंक खाता उधार आवेदन खाते का मिला, तब फिर उसको पूंजी खाते ले जाएंगे तो आवेदन खाते उधार पूंजी खाते जमा, फिर उसके बाद आवंटन लेना हुआ तो आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते जमा, और फिर आवंटन प्राप्त होगा तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते का। फिर अंतिम मांग है, मान लो प्रथम मांग हो तो यहाँ प्रथम मांग कर देंगे अंतिम के बदले, बाकी एंट्री वही रहने वाली है। तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, और अंतिम मांग प्राप्त होगा तो बैंक खाते उधार अंतिम मांग खाते का। तो यानी आपको इस तरह से एंट्री को एकदम दिमाग में बैठाएंगे तो आपको फटाफट एंट्री आपको करनी आएगी। और देख रहे हैं आपको बार बार वही एंट्री रिपीट हो रही है, खाली इसमें जैसे अस्वीकृत शेयर करना हुआ तो बैंक खाते जमा हो गया, कोई अप्राप्त शेयर हो गया तो उसको हमने उधार कर दिया, ऐसे 1-2 एंट्री उसमें घटती बढ़ती रहेगी, बाकी सारी की सारी एंट्री उस तरह से रिपीट होने वाली है। तो इस तरह से आप अगले वीडियो तक के लिए इसको आप कंप्लीट करके और एंट्री तैयार रखेंगे तो आगे सवाल हमारा और भी ईजी हो जाएगा। धन्यवाद।